आपके रील में क्यों ऐसा झलक रहा है कि आप अंधविश्वास ला रहे हैं? क्वेश्चन आपका अच्छा है, वो गलत व्यक्ति से है। क्योंकि हमारा ये पॉडकास्ट वो रहेगा जहाँ पे गेस्ट नहीं बदलेगा, होस्ट बदलता रह सकता है। आप 3 तरीके की दर्दों के बारे में बात करते हैं फिजिकल पेन, इमोशनल पेन, एग्जिस्टेंशियल पेन। तो क्या आप थोड़ा सा उसको ब्रीफ में बता सकते हो? उसके बाद मैं अपना क्वेश्चन पुट करना चाहूँगा। देखो, फिजिकल पेन तो सबसे ही इजी टू अंडरस्टैंड है कि आपको मैंने पिंच हुआ है, आपको दर्द हुआ है ना। ये पेन है जो सारे ही बीइंग्स जो हैं, चाहे केचुए से लेके इंसान तक, हर कोई महसूस करता है। भूख लग रही है तो अगर खाना नहीं मिल रहा तो वो भी एक फिजिकल सफरिंग है। फिर इमोशनल पेन हुआ, भाई कुछ चीज़ें तो हो गई जो, जैसे अगर हम डरते हैं, जैसे कि आज हमारा पेट भरा हुआ है और हमें लग रहा है यार कल अगर मेरा पेट ना भरा तो वो जो डर है वो एक इमोशनल पेन है ना। ये भी बहुत लोग समझेंगे। कई चीज़ें फिर ये होती है, चीज़ें जो हम चाहते हैं, जो हमारे डिज़ायर्स हैं, वो जब पूरे नहीं होते तो हम इमोशनल पेन महसूस करते हैं। जब हम किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से अटैच हो जाते हैं और फिर वो छूटता है, वो इमोशनल पेन होता है। तो हार्ट ब्रेक इज़ अ वेरी कॉमन एग्जांपल। पैसा चला जाना इमोशनल सफरिंग देता है। जो एग्जिस्टेंशियल सफरिंग है, मुझे लगता है बहुत लोग इसको नहीं समझते हैं। क्या कि आपका पेट भरा हुआ है और आपके रिलेशनशिप भी ठीक चल रहा है, ऐसा कुछ इमोशनल डिस्ट्रेस नहीं है आपकी लाइफ में। अब क्या है कि जिस तरह हम इवॉल्व हुए ना, जैसे हमारा पेट है उसको हमेशा खाना चाहिए, हमारे फेफड़े हैं उसको हमेशा हवा चाहिए। बहुत देर तक आप बिना सांस के नहीं रह सकते, बहुत दिनों तक आप बिना खाने के नहीं रह सकते। इसी तरह हमारा जो दिमाग है उसको हमेशा कोई समस्या चाहिए, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो जी पाते थे, है ना। तो अब जब हमारे पेट की, दिल की प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, हमारा दिमाग खाली हो जाता है। और इसको मैं कहता हूँ एग्जिस्टेंशियल सफरिंग या दिमाग का दर्द। और फिर वो कोई ना कोई समस्या ढूंढता है उस दर्द को एलिमिनेट करने के लिए टेम्परेरीली। मतलब ये कभी भी वापस नहीं जाएगी, दैट्स व्हाट यू मीन। देखो ना, फॉर एग्जांपल, अब जैसे बहुत सारे लोगों का जीवन होता है कि भाई बचपन में माँ बाप ने कह दिया तेरे को अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छा एडमिशन चाहिए, फिर वो कहते हैं भाई तेरी अच्छी नौकरी होनी चाहिए, फिर वो कहते हैं भाई तेरी शादी होनी चाहिए। तो आपको एक समाज और आपके माँ बाप एक प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम देते रहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं भाई बच्चा करो, है ना, फिर वो बच्चे के साथ ये कराओ। पर इवेंचुअली क्या होता है, वो प्रॉब्लम्स किसी पॉइंट पे तो आगे ख़त्म हो जाती हैं। आप यूजुअली ये देखोगे भाई 50 से ऊपर जो लोग हैं जिनके बच्चे सेटल हो गए, अब उन्हें लगता है कि यार क्या, या कई लोग यंग एज में भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स निपटा लेते हैं। भाई मान लो पैसा आ गया, है ना, और घर से कोई प्रेशर नहीं है, अब अपना वो एक गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हैं या अकेले रह रहे हैं, तब भी ये होता है कि अब करूँ तो क्या करूँ। तो या तो देखो उस समय दिमाग को ऐसी प्रॉब्लम पकड़ लेता है कि चाहे आपके पास पैसा है पर वो कहता है कि यार मैं और पैसा कमा लेता हूँ। नॉट कि पैसे की ज़रूरत है, पर दिमाग को एक समस्या चाहिए और दिमाग को पैसा कमाना आता है तो वो उसमें लग जाता है। या वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है किसी नशे में। अब वो नशा शराब का हो सकता है, ड्रग्स का हो सकता है, या इवन लोग अध्यात्म को भी एक नशा बना लेते हैं। फॉलो ना करना, बस अच्छी बातें सुनते रहना। जो मेरा क्वेश्चन था इन 3 दर्दों में से कि ओके ठीक है, फिजिकल पेन को अवॉइड करने के लिए ऑल आई नीड टू डू, चोट ना पहुंचाऊं खुद को, अच्छे से ध्यान रखूं। अगर एनिमल अगर सफरिंग कर रहा है फिजिकली, वो तो अलग हो गया ना। आपका अपना जो फिजिकल पेन है वो तो रोटी कपड़ा मकान है अगर आपके पास, और आपको स्टूपिड नहीं कर देते, आपके साथ कोई हादसा नहीं हो जाता, आप फिजिकल पेन में नहीं हो, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, है ना। हाँ, तो वो फिजिकल निपट गया। और एग्जिस्टेंशियल में ऐसा है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम या पर्पस चाहिए ताकि मैं उसकी तरफ जाऊं और बिजी रहूं बेसिकली। बिजी तो आपको देखो रहना ही पड़ेगा, आपके दिमाग को बिजी रहना ही पड़ेगा। आपके पास सिर्फ ये कंट्रोल है कि आप किस चीज़ में बिजी रह रहे हो। इमोशनल सफरिंग का मैं देखता हूँ कि कई बार या तो मैं इमोशनली सफ़र कर रहा हूँ या कोई सामने मेरे सफ़र कर रहा है, तो उस टाइम मेरे पे वैसी ही अर्ज आती है जैसी मेरी किसी की फिजिकल पेन को देख के आती। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ दूसरी साइड में किसी को मलहम पट्टी करके, किसी को खाना खिला के उसकी दर्द कम कर सकता हूँ, और जहाँ इमोशनल है मैं किसी की वाइफ नहीं बन सकता, जाके किसी का हस्बैंड नहीं बन सकता। ऐसी सिचुएशन में आप क्या अप्रोच रखते हो? डिफ़िकल्ट है, मैं क्वेश्चन भी अच्छे से पुट नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन आपका अच्छा है, वो गलत व्यक्ति से है। क्योंकि देखो,
मैंने इमोशनल पेन के बारे में लिमिटेड सोचा है। फिजिकल पेन के बारे में मैंने ज़्यादा इसलिए सोचा क्योंकि अक्रॉस द स्पीसीज आप इसको देख सकते हो। अब एक केचुए की इमोशनल सफरिंग देखना मुमकिन नहीं है ना, तो इमोशनल सफरिंग थोड़ा ह्यूमन सेंट्रिक है भाई, कि जिन पशुओं के साथ हम रहते हैं जैसे डॉग्स है, मुझे पता चल जाता है कि स्पॉट जो है आज सही नहीं फील कर रहा, पर लिमिटेड है बहुत, मोस्टली इंसानों तक ही सीमित है इमोशनल सफरिंग। तो मेरा जो इमोशनल सफरिंग से अनुभव रहा वो अपनी इमोशनल सफरिंग में कैसे कम करूं उसके बारे में ज़्यादा रहा, दूसरों के बारे में बहुत ही लिमिटेड। तो जो अपने लिए एक स्टोइसिज्म करके फिलॉसफी है जिसमें आपके एक मार्कस एरेलियस करके एम्परर हुए थे, उनकी बड़ी अच्छी किताब है मेडिटेशन, किताब डेंस है, उसके बारे में आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, समरी वीडियो। उस किताब ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। फिर एक और वो हैं ऑथर विलियम अर्विन, उन्होंने एक किताब लिखी गाइड टू अ गुड लाइफ। उसका पहला सेक्शन स्टोइसिज्म की हिस्ट्री है, बहुत बोरिंग, वो तो इमोशनल सफरिंग पैदा ही कर रहा था, पर जो बाकी 2 सेक्शन हैं दे हेल्प्ड मी अ लॉट कि मैं खुद को कैसे इमोशनल सफरिंग अपनी कैसे कम करूं, चीज़ों से मैं कैसे कम इम्पैक्ट हूँ, बहुत कुछ मुझे वहाँ से सीखने को मिला। अब आती है बात कि दूसरे की इमोशनल सफरिंग कैसे कम करूं। जो एक चीज़ मैंने समझी वो ये कि मुझे लगता है दुनिया में लोगों के पास कोई बात करने के लिए नहीं है, बहुत लोगों के पास। तो अगर आप एक एक्टिव लिसनर बन जाओ कि जैसे आप मुझसे कुछ बात कर रहे हो तो मैं सुनूं, है ना, एक्नॉलेज करूं कि भाई हाँ मैं सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपना फ़ोन पे हूँ इधर उधर, यू नो, नॉट लाइक अ एक्टर बट जेन्युइनली मैं आपकी बात में इंटरेस्ट लेके मैं सुन रहा हूँ, है ना, एंड उस इंटरेस्ट को लेकिन दिखाना भी ज़रूरी है ना, नॉट लाइक एन एक्ट, बट एक फॉलो अप में क्वेश्चन तो पूछूंगा ना, अच्छा फिर क्या हुआ, नहीं तो आप सोचोगे कि ओके ये क्या है, ये तो कोई, तो वो अगर आप एक एक्टिव लिसनर बन जाते हो तो दैट हेल्प्स पीपल। तो बेसिकली मैं ये समझ रहा हूँ कि इमोशनल सफरिंग एक तो काफ़ी इंडिविजुअल है, मतलब अगर मेरे को दर्द हो रहा है तो मोस्ट केसेस में अगर मैं खुद उस पर काम कर रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छे से मैं उसको डील कर सकता हूँ। और इवन इफ़ आई वांटेड टू हेल्प किसी बंदे को जो इमोशनल सफ़र कर रहा है तो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ टू बी एन लाइक अ एक्टिव लिसनर। So basically I can only work on me. That's what I understood. देखो दो तीन चीज़ें, एक तो है कि अपनी इमोशनल सफरिंग आपको कम करनी आनी चाहिए, है ना, और ये चीज़ें आप सीखते हो जब आप सफ़र कर रहे हो, उस दौरान आप नहीं सीखते, उससे पहले आपको पता होनी चाहिए। ये आपके एक इंसिडेंट हुआ, उससे जब आप उभरोगे तब सीख लो, ताकि अगले इंसिडेंट से पहले आप तैयार हो। भाई जैसे जड़ें जो है पेड़ तूफान से पहले फैलाता है ना, तूफान के दौरान नहीं। तो ये तो आपका हो गया खुद की बात। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अच्छी मनोस्थिति में ही होना होगा तो ही आप दूसरे की मदद कर रहे हो, ये नहीं कह रहा मैं, ये एक जनरल है। आप अपनी इमोशनल सफरिंग कम करने के लिए आपके पास टूल्स होने चाहिए ना। अब आप जिस मर्जी मनोस्थिति में हो, दूसरे की मदद करने के लिए आप तैयार हो। ऑफ कोर्स अगर आप अच्छे मनोस्थिति में हो तो आप बेहतर तरीके से मदद कर पाओगे, बट आपके पास दूसरे की मदद करने के लिए भी तो टूल्स होने चाहिए ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मुझे चीज़ों को इस तरह देख के चलना है कि चीज़ें बहुत वर्स हो सकती थी, ये मेरे लिए है ना। अगर घर गिर जाता है मेरा तो मैं ये सोच रहा हूँ यार ये घर अच्छा है, मेरे पे नहीं गिरा, इस रवैये के साथ मेरी इमोशनल सफरिंग कम हो गई। अब मान लो कि आपका घर गिर गया है, आप रो रहे हो, उस समय मैं आपको कहूँ कि अच्छा है तुम्हारे पे नहीं गिरा, वही चीज़ बहुत ज़्यादा आपको चुभेगी। तो वहाँ पे मुझे आपका समाधान नहीं देना, मुझे आपका सिर्फ दुख सुनना है, आपको कहना है कि यार देख मैं तेरे लिए और कुछ करूँ ना करूँ, मैं यहाँ पे हूँ तेरे लिए, है ना, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूँगा, इतना कि यू आर देयर, आई एम देयर फॉर यू, नो प्रेशर। देखो मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर तेरे को बात करनी है, कुछ भी है, तू मुझसे बात कर सकता है। डोंट ट्राई टू सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम्स, है ना। ये नहीं कि आपकी वाइफ आएगी आपको बता रही है मेरे को एम्प्लॉय के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और आप सिस्टम्स बनाना शुरू कर दो कि पता है क्या अगर हमारा ये सिस्टम हो। नहीं, ये जस्ट लिसनिंग, एक्नॉलेजिंग। और कई बारी थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति गलत भी बोल रहा है, मम्मी है मेरी वाइफ पे भड़की हुई है, अब वो बोल रही है, अब उस समय वाइफ की साइड लेना शुरू कर दूँ, क्या करूँगा, वर्स हो जाएगी सिचुएशन, वो मेरे पे भी भड़क जाएगी मम्मी, है ना। तो उस समय
सुन लिया, थोड़ा बहुत हाँ पैसिफाई किया, फिर जब शांत हैं कभी तब वो बात उठाई दोबारा, है ना। तो ये थोड़ी चीज़ें इमोशनल इंटेलिजेंस जो है आपको हाई करनी पड़ेगी। अब जैसे आपको किसी की फिजिकली मदद करनी है, आप फर्स्ट एड सीखोगे ना, तो इमोशनली भी आपको फर्स्ट एड सीखनी पड़ेगी। मैं तो सीखने के लिए वही है कि कोई अच्छी किताब, जैसे गाय वेंच करके है, उन्होंने किताब लिखी है, मेरे ख्याल से उनकी बुक का नाम इमोशनल फर्स्ट एड ही है। एलैन डी बूटॉन करके एक फिलोसफर मुझे पसंद है, उनकी किताब है इमोशनल इंटेलिजेंस ही है बुक का नाम, नहीं एन इमोशनल एजुकेशन, वो है, वो अच्छी है। रिसेंटली पीपल फार्म 2 ने एक रील पोस्ट करी जिसमें शिव जी जो थे वो कह रहे थे कि जो चलकर आता है वही स्वर्ग जाता है। मैंने जहाँ तक आपसे सुना है, समझा है कि यू पुट रैशनैलिटी ऑन टॉप। हाँ, तो आपके रील में क्यों ऐसा झलक रहा है कि आप अंधविश्वास ला रहे हैं? अच्छा, आप कह रहे हो कि जैसे भगवान में मानना या स्वर्ग में मानना कहीं पे अंधविश्वास है, कुछ ऐसा? हाँ हाँ। देखो, मेरा तो भगवान में जो मानने का कारण है ना, वो एक बड़ा ही रैशनल कारण है। सिंपल सी बात है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मैं फार्म पे हूँ, अभी ये है ना, फार्म पे और मैं अकेला हूँ रात को, तो मुझे लगेगा यार डर है, मतलब कुछ हो गया, किसको बुलाऊंगा, ऐसे थोड़ा एक पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगी, चैन की नींद नहीं आएगी। पर मुझे पता है कि भाई साथ वाले कमरे में भी कोई सो रखा है, तो मुझे पता है कि एक और बंदा है। अब सिर्फ ये पता होना कि वो है मुझे पीस ऑफ माइंड दे देगा, अगर वो नहीं भी है तो डजंट मैटर। तो अगर मैं मानता हूँ कि भगवान हैं, तो उससे मुझे एक पीस ऑफ माइंड मिल जाती है। अगर वो नहीं भी है तो मेरे कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं पहाड़ से कूद जाऊंगा सोच के कि हनुमान जी आके बचा लेंगे। बेवकूफ़ी तो मैं नहीं करूँगा, तो मुझे इसका कोई नुकसान नहीं है। दूसरा कि मान लो कि भगवान नहीं है और आप मानते हो भगवान है, तो कोई आपका नुकसान नहीं हुआ ऊपर जाके भी। पर मान लो आप मानते ही नहीं हो भगवान में और गए ऊपर और हैं, फिर ज़्यादा दिक्कत है ना। तो मानना इज अ सेफ बेट। मेरे क्वेश्चन का ये भी एंगल था कि जैसे बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे अंधविश्वास के एनिमल्स को काट दिया जा रहा है इसी फिलॉसफी के साथ, बिकॉज दे आर नॉट रैशनल, दे आर नॉट क्लियर। तो कहीं ना कहीं हम किसी को अपनी अवेयरनेस में डर के थ्रू रोक रहे हैं, और हालांकि जो बंदे को वो नहीं करना चाहिए वो आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ लव करना चाहिए, तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं डर पैदा किया जा रहा है। अब हम ना लोगों को दो तरीके से देख सकते हैं। एक जो अपनी लाइफ थोड़ा रैशनल होके जीते हैं, उन्होंने लाइफ को थोड़ा बैठ के सोच लिया, सॉर्ट कर लिया लाइफ को, और उन्होंने देखिए ये मेरी फ़िलॉसफी है, इस फिलॉसफी के अनुसार ये राइट है, ये रॉन्ग है, और मैं ज़्यादा राइट करना चाहता हूँ, है ना। कुछ लोग वो हैं, कम है। ज़्यादा लोग ये हैं भाई जिन्होंने अपना एक जो वैल्यू सिस्टम है उसके बारे में सोचा नहीं, कहीं से इनहेरिट कर लिया। और अक्सर वो जो इनहेरिट करते हैं वो रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं। कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जो कहे कि मारो काटो, है ना। पर रिलीजन्स की इंटरप्रिटेशन या रिलीजन्स के पार्ट की इंटरप्रिटेशन ज़रूर ऐसी हैं जिसकी वजह से आप देखते हैं कि कुरीतियाँ आ जाती हैं। अगर सिर्फ जो रीतियाँ हैं वो तो अच्छी हैं, अभी पीपल के पेड़ को पानी दो, रिफॉरेस्टेशन ही हो रही है ना, है ना, अच्छा ही हो रहा है। पर यहाँ पे कुरीतियाँ आ जाती हैं क्योंकि लोग समझते नहीं हैं कि ये जो हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। अब आपको इन लोगों को थोड़ा जो ये गलत कर रहे हैं वहाँ से सही पे लाना है। वो दर्शन करने जा रहे हैं लेकिन गधे के बेचारे का कचूमर निकाल रहे हैं। तो अब आप कहाँ से शुरू करोगे? नीचे से कि देखो आपको तो, आप तो रिलीजन फॉलो कर रहे हो, आपको तो पहले लॉजिकल होना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। आई मीन दैट इज़ अ बिग टॉल ऑर्डर। या आप उन्हीं के विश्वास लेके उनको क्लैरिटी दिखा रहे हो कि जो आप कर रहे हो ना, आप ही के विश्वास के अनुसार आप गलत कर रहे हो। क्योंकि आप जिस भगवान को मानते हो उनका नाम पशुपतिनाथ है। आप जिस भगवान को मानते हो वो तो पशुओं के साथ अच्छा करने को कहते हैं। आप कैसे सोच सकते हो कि आप एक पशु के साथ क्रूरता करके उनके दर्शन करोगे तो वो आपको स्वर्ग भेज देंगे, है ना। दैट इज़ अ स्मॉलर आस्क। जिसको जो भाषा समझ आती है आप उसको उसी भाषा में समझाओगे। अब मान लो कि आप अगर गधे हो, ठीक है, और आपके साथ अत्याचार होने वाला है और एक व्यक्ति आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, आप क्या चाहोगे? कि वो व्यक्ति फटाफट मेरी सफरिंग कम करने वाली बात करे ना, या वो कहे कि नहीं नहीं नहीं, इस व्यक्ति में गधे को ना टॉर्चर करने की अंडरस्टैंडिंग कोर से आनी चाहिए कि वो समझे वो जी ही क्यों रहा
उस जीवन का क्या मतलब है, जीवन और इतनी लंबी बात नहीं यार, आप कहोगे भाई मेरे को बचाओ, तो वो है। बट इट ऑल्सो हैपन्स, मैं कुछ भी फिर भी ऐसा नहीं कहता किसी को बदलने के लिए जिसमें मैं मानता नहीं, तो मैं तो भगवान को मानता हूँ। बेसिकली आप बोल रहे हो कि इवन इफ आई रैशनली डोंट बिलीव इन सच स्टफ, बट अगर उसको यूज़ करके मैं अपनी बात को और अच्छे से कन्वे या मनवा सकता हूँ, तो दैट इज़ अ रैशनल थिंग टू डू। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और अगेन आप ही का एग्जांपल है, मान लो कि आपको जेल में किसी ने कैद कर दिया और बाहर पहरेदार बैठा, आपको पता है आपके साथ टॉर्चर होने वाला है, तो आप पहरेदार को कुछ भी कहोगे ना, सच झूठ, ताकि वो आपको वहाँ से जाने दे और आप टॉर्चर से बच जाओ, अपने लिए करोगे ना। तो दूसरे के बारे में इतना आइडियल स्टैंड लेने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा सा आपके साथ टॉर्चर होने वाला है, पहरेदार बाहर बैठा है, आपको किसी भी तरह उसको कन्विंस करके बाहर निकलना है, ठीक है। आपको पता है वो फलां धर्म का है, आप उसको उसके फलां धर्म का हवाला दोगे ना, चाहे आप उसके धर्म को मानते हो नहीं मानते हो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐसा करो, मैं कह रहा हूँ ऐसा आप करोगे, अपनी जान पे आएगी तो करोगे, अपनी जान पे आएगी करोगे तो दूसरे के लिए भी कर लो, है ना। अपने लिए तो सब कुछ प्रैक्टिकल और दूसरे के लिए सिद्धांतवादी, ये कहीं पे गैप है। हाँ, मैं समझ गया। पर इस केस में मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं फिर आइडेट करूँगा कि मैं तो भगवान को मानता हूँ, ये कह रहा हूँ। बट आपके भगवान की डेफिनेशन बाकी हाँ, मैं तो भगवान को एक रेस्क्यूअर की तरह देखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि भगवान ऑल पावरफुल है। ओके। क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचूं भगवान ऑल पावरफुल है, तो मैं तो इतनी सफरिंग देखता हूँ, मैं कहूँगा ये क्यों होने दे रहे हैं भगवान, है ना। ये तो बछड़ा अभी पैदा हुआ, किसी ने खींचा टांग तोड़ दी उसकी, ये क्या बात है। तो मेरे हिसाब से ईवल और पॉजिटिव दो फोर्सेज है। भगवान जो है पॉजिटिव फोर्स का नाम है। भगवान जितना कर पा रहे हैं कर रहे हैं, जैसे हम एज एन एनिमल रेस्क्यूअर जितनों की मदद कर पा रहे हैं कर रहे हैं, वो भी जितनों की मदद कर पा रहे हैं कर रहे हैं। और आप जब भगवान के काम में मदद करते हो कुछ अच्छा करके, तो आप उनकी साइड हो जाते हो और आपका ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ओके, मैं समझ गया। अगर कोई रिलीजन पे मानता है और मैं उसका रिलीजन को यूज़ करके एक अच्छी बात प्रमोट कर सकता हूँ, तो वो एक अच्छी बात है। तो जैसे मोस्ट ऑफ द गुरुज, जैसे ओशो रहे और जो भी अभी करंट पे चले हुए हैं, तो जैसे आप बोलते हो कि दे आर जस्ट सेइंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो आपको नहीं लगता कि वो भी जो लोग रिलीजन को मानते हैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो दैट दे कैन गो टू दिस साइड ऑफ बीइंग मोर गुड? हो सकता है, डिपेंड करता है उसकी क्या इंटेंशन है। क्या उनकी ये इंटेंशन है कि मैं स्पिरिचुअलिटी, लोग भटके में हैं, लोग कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं, मैं उनको उन्हीं की जो स्पिरिचुअलिटी वाली सर्च है उनके माध्यम से अट्रैक्ट करके एक इस रास्ते पे ले आऊँ। अगर उनकी ये इंटेंट है तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे को तो नहीं लगता उसमें कुछ गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है कि जब आप उनकी खोज यूज़ करके आप सिर्फ अपनी ईगो के लिए उन्हें एक फॉर्डर बना रहे हो। आप उन्हें बस एक अपनी सेना सी बना ली और आप अपने आप को बड़ा करे जा रहे हो। वो मुझे थोड़ा नहीं, काफ़ी मुझे वो अजीब लगता है बस। पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी बात सुन के कोई जैसे शाकाहारी हो जाते हैं। कितने सारे जो इंडिया में जो नए ऐसे बड़े सारे गुरुज हैं, अगर आप किसी की बात सुन के शाकाहारी हो तो बड़ी अच्छी बात है। जो मैं समझ पा रहा हूँ कि बेसिकली आप गुरु या टीचर के अगेंस्ट नहीं हैं, मैं फॉलोअर के अगेंस्ट हूँ। अच्छा, मुझे लगता है फॉलोअर जो है वो बेवकूफ़ी कर रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ। अब देखो, जिन्होंने भी धर्म बनाया, उसकी वैल्यूज़ बनाई, किसी ने तो कंपाइल किया, कुछ किया, उन्होंने यही देखा ना कि बड़े सारे लोग हैं भाई नहीं सोचना चाहते, उनको कुछ ऐसा चाहिए कि भाई पॉलिसी दे दो हमें, है ना, पॉलिसी दे दो, हम वो फॉलो कर लेंगे। तो उन्होंने पॉलिसियाँ बना दी जो अच्छी फॉलो हैं। उनकी गलती नहीं है, गलती उस व्यक्ति की है जो बस फॉलोअर ही बना रहना चाहता है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो मैं कहता हूँ कि भाई फॉलोअर्स जो हैं वो सोचते नहीं है, क्योंकि वो सोचते नहीं है इसीलिए वो फॉलोअर बने, और जब तक वो फॉलोअर बने रहेंगे तो सोचेंगे भी नहीं। तो वहाँ पे मुझे लगता है, मैं कहता हूँ भाई कि थिंकर्स डोंट फॉलो एंड फॉलोअर्स डोंट थिंक। नाइस। तो अगर कोई सोच सकता है तो वो अपनी वैल्यूज़ खुद निकाले ना, उसको क्या ज़रूरत है किसी गुरु की। किसी की अच्छी बात सुनो, 3600 लोगों से आपको अच्छी बातें मिलती हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि ये विलियम अर्विन है, मार्कस अरेलियस, एलन डी बोनम, किसी से कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा और आप अपना रास्ता खुद कार किया। बुद्ध के गुरु कौन थे?
तो मैं ये जो गुरु फॉलोइंग ये कल्चर है, मैं इसके विरोध में हूँ। नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी एज इट स्टैंड्स राइट नाउ, है ना, कैसे डिफरेंट है अभी और पहले की? वो भी स्पिरिचुअलिटी भी एक एस्केप बन गई है, अच्छा। हैं, बजाय कि वो आपको बताए कि क्यों आप एस्केप ढूंढते हो, वही। और उस एस्केप जो डिस्कम्फर्ट है आपका, जिसकी वजह से आप कुछ खोज रहे हो, बजाय कि वो आपको कहे कि इस डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस कर। अच्छा। क्योंकि मान लो आप एक सोफे पे बैठे हो, आपको कुछ चुभ रहा है, अब उसके ऊपर एक कुशन ला के आपने रख दिया और आप फिर उसी कुशन के ऊपर बैठ गए, तो आपका तो जो हिलने का इंसेंटिव था वो चला गया ना। तो इसी तरह लोग स्पिरिचुअलिटी भी यूज़ कर रहे हैं अपने डिस्कम्फर्ट को ड्राउन करने के लिए, मतलब बजाय कि ड्रग्स, वो बस किसी की अच्छी बातें सुनते रहते हैं। होना ये चाहिए कि वो उस डिस्कम्फर्ट के साथ तब तक बैठे जब तक वो डिस्कम्फर्ट उन्हें मोटिवेट नहीं कर देता अपनी लाइफ को उथल पुथल करके एक जीने का नया रास्ता खोजने के लिए। वो अपनी लाइफ एज इट इज़ बरकरार रखते हैं, उनको सब चाहिए, उनको अपनी नौकरी भी चाहिए, उनको बीवी बच्चा सभी कुछ चाहिए, फैमिली भी चाहिए, सभी कुछ चाहिए, और साथ ही में उन्हें वो अपना एग्जिस्टेंशियल सफरिंग, जो दिमाग का दर्द है, वो भी महसूस नहीं करना। उसके लिए वो स्पिरिचुअलिटी का एक पिल ले लेते हैं। वो स्पिरिचुअलिटी के मैं अगेंस्ट हूँ। या ये जो बातों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके बताया जाता है कि ऐसा ज्ञान जो और किसी के पास नहीं है तुम्हारे पास है, तुम एक स्पेशल एलीट क्लब में हो और जो मेरे और मेंबर्स हैं उन सब के पास भी ये ज्ञान है और तुम एक कल्ट सा बन जाते हो, ये इस स्पिरिचुअलिटी के मैं अगेंस्ट हूँ। मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी खुद को समझना है, पर वो आपकी एक लंबी प्रोसेस है ना। ऐसा नहीं है ना आप पहले खुद को ही समझते रहोगे, आप खुद को ही समझते रहोगे, पढ़ते रहोगे, द्वैत अद्वैत ये वो पढ़ते रहोगे और उसी में गुमे रहोगे। आपको ये पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है, जैसे बुद्ध की एक बात पकड़ लें भाई कि डू नो हार्म, दूसरे को आपने हानि नहीं पहुंचानी, इस तरह आपने जीना है, ठीक है। उसमें आप एक जगह अटकोगे, आप कहोगे कि यार मैं चाहता तो नहीं हूँ हानि पहुंचाऊँ, मुझे पता भी है कि दूध की वजह से किसी की हानि होती है, पर मेरा पिज्ज़ा छोड़ा भी नहीं जाता। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी योर सेल्फ कि ऐसा क्यों है कि मैं वो चीज़ें करना चाहता हूँ जो मेरी वैल्यूज़ के अगेंस्ट हैं। देन यू रीड अबाउट योर ब्रेन, तब आप साइकोलॉजी पढ़ो, अंडरस्टैंड योर सेल्फ ना, दैट्स इट। वही है अध्यात्म, राइट, अपना खुद का अध्ययन। ओके, समझ रहा हूँ मैं। बेसिकली इट्स नॉट द वर्ल्ड इटसेल्फ, स्पिरिचुअलिटी और एनर्जी और वट एवर द वर्ड्स, वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी वगैरह, अगर ये एस्केप की तरह यूज़ कर रहे हैं हम इनको, तब ये गलत है। और अगर हम इन्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने पिज़्ज़ा वाला एग्जांपल दिया, तब यही चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। हाँ, तो वो टूल्स हैं टू बेटर योर सेल्फ, है ना। आई थिंक कट नेक्स्ट टाइम मैं और क्वेश्चंस के साथ आऊँगा, ठीक है। और अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है तो आप लोग भी आ सकते हैं। हमारा ये पॉडकास्ट वो रहेगा जहाँ पे गेस्ट नहीं बदलेगा, होस्ट बदलता रह सकता है।